नमस्कार, जय कुशल, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है कलाकार स्टूडियो में। वादे के मुताबिक मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ एक नया कलाकार के साथ। ये कोई सिंगर या एक्ट्रेस या फिर कोई डांसर नहीं है, ये वो कलाकार हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, जिन्होंने जीने की कला सीखी है। पहाड़ों में, वादियों में जहाँ पे आंधी तूफान आती है, वैसे जगह में उन्होंने अपने जीने की कला को सीख लिया है और वहाँ पे कैसे अपना गुजारा किए हैं, किस तरह से वहाँ रहे हैं, उनकी सारे डिटेल्स अभी हम लोग जानेंगे। एक कहावत है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा पूछे कि बता बंदे तेरा रजा क्या है। और आप सोचिए कि यहाँ कोई बंदा नहीं है, ये हमारी एक बंदी है, एक शेरनी है जिन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखी है। और मैं सत सत नमन करूँगी उन माता पिता को जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, हर कदम में उनका साथ दिया। मेरे ख्याल से जो वो भगवान है वो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में नहीं, इनके हर कदम कदम में उनके माता पिता उनके साथ हैं। तो आइए स्वागत करते हैं स्टूडियो में यासी जैन, जो कि हमारे रायगढ़ छत्तीसगढ़ की हैं और हमारे देश की आन और शान हैं। तो आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से मेरा वेलकम किया। धन्यवाद यासी, आप यहाँ आए, इतना मेहनत किए और अपना समय दिए हम लोगों के साथ। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके फैमिली में कौन कौन रहते हैं? जी, तो मेरी फैमिली में मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरी छोटी सिस्टर है और मेरी दादी है। हम 5 लोग हैं मेरी फैमिली में। और मेरी जो मम्मी है वो एक टीचर है, मतलब कह सकते हैं हेडमास्टर है एक स्कूल की। और मेरे जो पापा हैं वो बैंक के मैनेजर हैं और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो अभी जॉब कर रही है फिलहाल हैदराबाद में। जी, हैदराबाद में। जी, कंप्यूटर इंजीनियर है फिलहाल। तो आप एक देखा जाए तो आप एस्टेब्लिश हैं, आपको पूरी दुनिया जान रही है जी। आप अपने नाम कमा चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा लगा है अपने माता पिता को कि हमने 2 बेटियों को जन्म दिया है, हमारा कोई बेटा नहीं है, ऐसा कुछ सोच आया है कभी मन में? नहीं, मुझे लगता है शायद ऐसी सोच तो मेरे मम्मी पापा के दिमाग में कभी नहीं आई होगी, क्योंकि आज हम भले ही कंपैरिजन करते हैं कि बेटा ये कर सकता है, लेकिन शायद उनकी दोनों बेटियां ही उस बात का रियल एग्जाम्पल है कि लड़के ही सब कुछ नहीं करते हैं, लड़कियां भी नाम कमा के दिखाती हैं और वो ऐसी चीज़ें करके दिखाती है जो शायद लड़के भी नहीं कर सकते। जी जी जी, वो चीज़ आप स्वतः उदाहरण हैं जी उस चीज़ का। और एक चीज़, आजकल के ज़माने में जहाँ लड़कियाँ इंस्टा में, फेसबुक में रील्स बनाते हैं, मेकअप में अपना समय बिताते हैं, तो आज के ज़माने में मोबाइल से हट के एक अलग दुनिया, अपनी पहचान बना के आपने स्पोर्ट्स, ये वो भी एक्सपेंसिव, जो इतना खर्चीला है, ये पैशन को कैसे प्रोफेशन के रूप में लिया आपने? जी, तो मैं कहूँगी कि जैसे कि ज़रूर ये बात तो सच है कि हमें सोशल मीडिया वगैरह बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगता है और हमें अच्छा लगता है हम उस पर टाइम स्पेंड करें। लेकिन साथ ही साथ जब मैंने अपना पहला कोर्स किया था और जब उस कोर्स के दौरान 1 महीने तक हमने फ़ोन नहीं यूज़ किया, तब मुझे असली वैल्यू पता चली कि असली ज़िंदगी तो शायद बिना फ़ोन के है। आज हम इतना बिजी हो गए हैं फ़ोन में, फ़ोन चलाते रहते हैं, लेकिन जब फ़ोन नहीं था हमारे लाइफ में तो हम कैसे अपना टाइम स्पेंड करते थे, बस वही चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई। किसी ने कभी कहा कि बेटी के ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं? हाँ, ऐसा कमेंट्स कभी मम्मी पापा को या आपको सुनने को मिला है? जी बिल्कुल, मम्मी पापा को तो ये जब तक मेरा एवरेस्ट नहीं हुआ था, और क्योंकि मैं एक बार असफल हो गई थी, इसकी तैयारी मेरी पहले भी चल रही थी और एक बार मैं असफल हो गई थी, तो लोगों का तो ऐसा कहना था ही और वो हमेशा ही कहते रहते थे कि बेटी को इतना पढ़ा के या फिर उसके ऊपर इतना खर्चा करके तुमको क्या करना है, बढ़िया से इसके अच्छे लड़के से शादी करो और बस हो गया, उसका काम चूल्हा चौका संभालना है। पर शायद इस बारे में मेरे मम्मी पापा ज़्यादा क्लियर थे कि उन्हें पता था कि उनकी बेटियां कुछ अच्छा कर सकती हैं और जब तक उनका सपोर्ट हमारे साथ नहीं होगा तब तक वो नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए उनका सपोर्ट हमेशा से रहा। जहाँ तक मैं सुन रही हूँ, आपको समझ रही हूँ, आपके माता पिता साक्षात मतलब भगवान हैं जो आपके साथ हर कदम पे चलते हैं। जी बिल्कुल। तो वो एक है, जैसे बोलते हैं कि धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो आपके साथ हमेशा आपके माता पिता साथ देते हैं। बिल्कुल। जैसे आप एक्सपेंसिव ये स्पोर्ट्स को अपनाए तो उसमें इक्विपमेंट्स जो रहती है बहुत महंगी रहती है और उसमें जो ट्रेनिंग रहती है वो भी महंगी रहती है। तो आपने कैसे, कहाँ से, क्या क्या? जी, तो अगर इसकी मैं शुरू से बताऊं कि मैंने ये जर्नी कैसे स्टार्ट करी, तो सबसे पहले तो मैंने पर्वतारोहण के कोर्सेज होते हैं वो किए और साथ ही साथ मतलब पर्वतारोहण का कोर्स करना भी एक तरीके का बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। और कोर्सेज करने के बाद सबसे जो डिफिकल्टी आती है वो ये चूज़ करने में आती है कि अपना लक्ष्य तय करना। अब हमने कोर्स तो कर लिया बट हमको अब क्या करना है, जैसे कि
मैंने अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि मुझे तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है उसके जो हाईएस्ट पीक है वो क्लाइंब करना है। तो वैसे ही डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद में आपने डिसीजन तो ले लिया पर साथ ही साथ उसका खर्च इतना ज़्यादा होता है कि आप कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं। और साथ ही साथ इसके इक्विपमेंट्स करीब, जैसे कि अभी जो मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है उसके जितने भी इक्विपमेंट्स आए हैं वो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए के आए हैं। तो अगर अकेले इक्विपमेंट्स का ही इतना खर्चा और जो पूरा एवरेस्ट का और ट्रेनिंग का भी जो खर्च है, क्योंकि आपको सालों साल ट्रेनिंग करते रहना पड़ता है। मेरा भी जो ये सपना पूरा हुआ है ये 8 साल के बाद जाके हुआ है, तो मतलब 8 साल से मेरी तैयारी चली रही थी। तो हर चीज़ में बहुत खर्चा लगता है इसमें जी। बस वही है कि सपोर्ट था मम्मी पापा का, इसीलिए हो पाया। पहाड़ों में जब आपने समय बिताए तो आपके कुछ हैप्पीएस्ट मोमेंट होंगे और कुछ डार्क मोमेंट्स भी होंगे, तो उसको थोड़ा सा हमें शेयर कीजिए। जी, तो सबसे पहले डार्क मोमेंट की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि इससे पहले 2021 में मैंने माउंट एवरेस्ट का अटेम्प्ट किया था, पर मैं 8000 मीटर तक ही पहुंच पाई थी। तो इस साल जब मैं उसको क्लाइंब करने के लिए दोबारा गई थी तो कहीं ना कहीं मेरा मन डर रहा था और मेरा मन खुद पे ही डाउट कर रहा था कि मैं क्या इस साल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक बैड मेमोरी थी पिछले साल से कि उस समय सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो इस बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सेल्फ डाउट हो रहा था मुझे खुद में। बट उस पॉइंट पे खुद को ये समझाना कि नहीं, जो हमने सोचा है वो हम करेंगे, अब आगे तो जो होना है वो भगवान के भरोसे है। तो मैंने अपनी मेहनत पूरी रखी, कहीं ना कहीं डर लगा बट उसको मैंने पॉजिटिवली क्रॉस करते हुए फिर आगे बढ़ा, माइंड सेट कर जी माइंड सेट किया। और हैप्पी मोमेंट की अगर बात करें तो हमारा जो एवरेस्ट सीजन होता है ये करीबन 2 महीने का होता है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पे हम एक 6000 मीटर पीक क्लाइंब करते हैं एक एक्सपीरियंस लेने के लिए कि आपकी बॉडी उस एल्टीट्यूड में कैसे अडॉप्ट कर रही है उस एल्टीट्यूड को। तो जब हमने वो 6000 मीटर पीक समिट किया था तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि 2021 में भी हमने ये किया था। तब मेरी तबीयत उस दौरान ख़राब हो गई थी, तो मुझे वो पीक क्लाइंब करने में बहुत टाइम लगा था। और इस बार मैंने लगभग 6 घंटे के अंदर जब वो पीक कंप्लीट कर लिया तो वो मेरे लिए खुद के लिए प्राउड की बात थी, क्योंकि मैंने जो टाइम फ्रेम सोचा था, जो मैंने पहले किया हुआ है उससे मैंने कम टाइम में किया। तो मेरे लिए ये बहुत ही मतलब अपने आप पे मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने वो कर दिखाया। और शायद जो उस समय मुझे गलत कह रहे थे आज उनके भी शायद मुंह बंद हुए होंगे। वो एक चुनौती को सामना करके उन लोगों को दिखा दिया है आपने। मतलब वहाँ के जीव जंतुओं से रक्षा करने के लिए येती रहते हैं, हिम मानव करके, जिनको हम लोग कोई अश्वत्थनामा भी बोलते हैं, कोई बजरंगबली हम लोग जैसे मानते हैं। तो आपने उनका दर्शन किया, ये इसके बारे में कुछ अनुभव अपना बताएंगे? जी बिल्कुल। तो ये जो मेरा था, जब मुझे लगा कि हाँ मैंने बजरंगबली को देखा है, तो ये वो टाइम था जब हम समिट करके वापस आ रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। शायद मेरा दिमाग इस कंडीशन में था कि वो सही गलत क्या है वो भी नहीं समझ पा रहा था, बट साथ ही साथ मेरे पास हिम्मत थी कि नहीं, मुझे सेफली कैंप पे वापस पहुंचना है। तो एक पॉइंट है कैंप 3 का, हम वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे और तभी मेरे शेरपा दाई मुझे पानी वगैरह उन्होंने प्रोवाइड किया, क्योंकि पिछले शायद 24 घंटे से हमने पानी भी नहीं पिया था क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था। तभी जब मैं बैठी हुई थी और पूरा अपना जो मैंने क्लाइंब किया है वो प्रोसेस कर रही थी और साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि मैं शायद मौत से जीत कर अभी वापस आई हुई हूँ। और उस पॉइंट पे मैंने जब बादलों में देखा तो मुझे एक आकृति दिखी जो कि मुझे लगा कि वो हनुमान जी जैसे मुझे दिख रहे हैं। तो उस समय मुझे भरोसा हो गया था कि शायद मैं जो इतनी खतरनाक जर्नी को क्रॉस करके आई हूँ वहाँ पे डेफिनेटली भगवान जी का आशीर्वाद था मेरे साथ, जो मैं कर पाई हूँ। क्योंकि उस पॉइंट पे ऐसी भी चीज़ें थी कि हमारे मैं सेफली बिना कोई उंगलियां गवाए, बिना कोई हाथ पैर गवाए सेफली वापस आई थी। और उस पॉइंट पे ऐसी भी चीज़ें थी कि कई लोगों, मेरी ही टीम के मेंबर्स में से उन लोग की उंगलियों में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, जिस वजह से आज उनकी उंगलियां काटनी पड़ी है। तो अगर मैंने वो सक्सेसफुली किया है तो वो भगवान जी का साथ था और वो उस पॉइंट पे भगवान जी खुद वैसे प्रकट होके उन्होंने मुझे दिखाया वो चीज़। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी काम हम जो भी शुरुआत करते हैं या कहीं पे भी कदम कदम पे माता पिता के साथ साथ भगवान जी भी हमारे साथ रहते हैं, इसका साक्षात प्रमाण दे रही हैं। और कहीं ना कहीं जैसे फुटप्रिंट मिला है, कहा जाता है कि येती का वहाँ पे रहना एक बताया गया है कि वहाँ पे येती का वास होता है करके। तो ये तो नहीं कह सकते कि हमने
देखा नहीं है, लेकिन जो भी है जी, एक विश्वास है और उनको वो चीज़ फील हुआ है भी। शायद हमारे बजरंगबली वहीं पे हैं और उनका माता पिता को वहाँ पे आपने कितना मिस किया? जी बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि जिस दौरान मैं समिट के करीब पहुंच रही थी, लगभग 100 मीटर बचा हुआ था और मतलब मैं समिट देख पा रही थी, तो उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था कि हाँ अब ये समिट तो मेरा हो जाएगा। लेकिन उस समय मतलब शायद मैंने लगभग आधे घंटे पहले ही अपनी खुशी मनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचने वाली हूँ। तो उस समय मुझे ये लग रहा था कि काश मेरे मम्मी पापा मेरे साथ होते या एटलीस्ट उनसे बात हो पाती, जिससे कि मैं उन्हें अपनी खुशी एक्सप्रेस कर पाती कि मैं आज कितना खुश हूँ कि उनके सपोर्ट की वजह से जो मेरा सपना था, जो उनका सपना था, वो मैं पूरा कर पाई हूँ। जी जी। छत्तीसगढ़ सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगी? जी तो मेरी तो अपील यही रहेगी कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एडवेंचर स्पोर्ट्स पर्वतारोहण का स्कोप बहुत कम है, तो उसके लिए उन्हें और प्रोत्साहन देना चाहिए। और साथ ही साथ केवल पर्वतारोहण नहीं, हर एक स्पोर्ट्स में मतलब हमारे स्टेट में ये नीतियाँ लानी चाहिए कि अगर कोई बच्चा एक अच्छी पोजीशन लेके आया है, हमारे स्टेट का नाम रोशन करके आया है, तो उसे एटलीस्ट एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। क्योंकि जी। हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स वाले जो लोग होते हैं वो अपनी तैयारी इतनी करते हैं, मेहनत से करते हैं कि उनके पास शायद पढ़ाई करने तक के लिए टाइम नहीं बचता और शायद उनकी उतनी फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं हो पाती। पूरा समर्पण पूरा देश के लिए ही रहता है, देश के लिए ही रहता है और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, हमारे लेकिन कहीं ना कहीं लगता है स्पोर्ट्स आगे बच्चे अपना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी बच्चों को स्कोप देना चाहिए आगे जा करके उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए। जी बिल्कुल, ताकि लोगों को ये फील्ड में आने के लिए उत्साह आए, लोगों को करने की इच्छा। नहीं तो आज के पॉइंट पे लोगों को क्या लगता है कि स्पोर्ट्स में जाके क्या ही कर लोगे, एट द एंड तुमको जॉब, जैसे कहावत है पढ़ाई लिखाई करोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो यही सोच आ जाती है। तो जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ को एक पिछड़ा वर्ग माना जाता है, और छत्तीसगढ़ से जब आप वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के लिए रिप्रेजेंट कर रही थी, वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी आपने वो झंडा फहराया है। लड़कियों को पढ़ने देना चाहिए। मैं भी एक लड़की हूँ, आज टॉप पे खड़ी हूँ। लड़कियों को मौका दो, वो भी किसी टॉप पे जाएंगी। हमेशा लड़कियों को मौका देना चाहिए। छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया वुमेन के ऊपर एम्पावरमेंट करने के लिए ये कलाकार स्टूडियो हमेशा बैठा हुआ है और उन लोगों को आगे बढ़ने में पूरा उत्साहित करने के साथ साथ सरकार से अपील भी करती है कि हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को, जितने भी हैं उनको आगे बढ़ने में, जीवन में कुछ करने के लिए मौका दे, अवसर दे, और कलाकार स्टूडियो इन्हें सम्मानित करती है। ये कलाकार स्टूडियो तरफ से आपको थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।